समय जो है लगभग समाप्त हो चुका है। सर, फ्लेक्सी कैप पर हमारी काफ़ी चर्चा हुई पिछले 1 घंटे में। हमारे दर्शकों ने भी काफ़ी सवाल पूछे। सर, अगर निवेश के लिहाज से हम पूछे, आपके कोई 3 या 4 फ्लेक्सी कैप फेवरेट फंड कौन से हो सकते हैं? देखिए, ये ना टाइम के साथ थोड़े-थोड़े चेंज होते हैं, बट मैं कुछ सदाबहार फंड देता हूँ। एक पराग-पारिक तो आप लोग बार-बार बात करते हैं, तो मैं आज पराग-पारिक की बात नहीं करूँगा। पराग-पारिक के अपनी खूबियाँ हैं, पोर्टफोलियो साइज़ भी बड़ा हो गया है। तो मेरे ख्याल से आप एक एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड को देख सकते हैं, आपकी स्क्रीन पे भी आ गया है। दूसरा, आप आईसीआईसीआई फ्लेक्सी कैप को फंड को देख सकते हैं। सस्टेन्ड एक लॉन्ग टर्म बहुत अच्छा देखा है। एक तीसरा और एक नया नाम मैं आपको दे रहा हूं, जिसका नाम है वाइट ओक कैपिटल फ्लेक्सी कैप फंड। ये फंड की खासियत ये है कि ये कंपैरेटिवली एक नया फंड है। जैसे हम बात कर रहे थे साइज के कारण से क्या इफेक्ट आता है, कंपैरेटिवली नया फंड है। ये फंड हाउस का रिसर्च बैकग्राउंड बहुत अच्छा है एंड इनका फ्लेक्सी कैप फंड भी। और मैं अगर हमने एक फंड में बात करी थी हमारे शो में कि सेक्टर्स कौन कौन से हम आगे देख रहे हैं, उन सेक्टर्स को देखते हुए ये फंड्स राइटली पोजीशनड है हमारे हिसाब से यहाँ से आगे आपको रिटर्न देने के लिए। चलिए, समय समाप्त की ऑलमोस्ट यहाँ पर घोषणा हो गई। सब पोल पे एक बार डिस्कशन कर लेते हैं। अभी किस निवेश में फायदा होगा, ये हम लोग का पोल था। उसमें फ्लेक्सी कैप, लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप ऑप्शन थे। ऑब्वियसली बात है सर, फ्लेक्सी कैप को यहाँ पर सबसे ज़्यादा वोट मिले हैं 49% के आसपास। उसके बाद है स्मॉल कैप और मिड कैप। सर, जनता जनार्दन का ये फैसला है, कैसा लग रहा है सर? देखिए, अभी इलेक्शन बंगाल के खत्म हुए और बाकी 3 स्टेट्स के भी खत्म हुए, तो जनता जनार्दन के आगे कोई कुछ नहीं कह सकता। फ्लेक्सी कैप इज अ गुड स्ट्रेटेजी। अगर आप मेरे पिछले 2-3 शोज को देखेंगे तो उन फंड शोज के अंदर भी मैंने फ्लेक्सी कैप के बारे में बहुत कहा है, तो मैं जनता के साथ हूँ। ठीक है सर, चलिए आगे बढ़ेंगे। कुछ एक दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं। तुषार जी कह रहे हैं गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून सर आपको भी। इसके अलावा राजपूत विनय जी हैं, नमस्ते कह रहे हैं। शशांक गुप्ता कह रहे हैं वेलकम बैक दिव्या जी, थैंक यू सो मच सर। राजपूत विनय जी ने अपना सवाल भी भेजा है। सर, आपका सवाल लेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी सी चर्चा एक डेटा के साथ कर लेते हैं। हमने एसेट अंडर मैनेजमेंट की बात करी थी। एयूएम के आधार पर टॉप फ्लेक्सी कैप फंड्स कौन से हैं, एक बार उन पर नजर डालते हैं। देखिए, स्क्रीन पर डेटा आ भी गया है। पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड सबसे टॉप पर, देश का सबसे बड़ा फ्लेक्सी कैप फंड 1,41,000 करोड़ से ज्यादा का एयूएम इस वक्त अपने अंडर मैनेज करता है। उसके बाद दूसरे नंबर पर आता है एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड। ये दोनों ही फंड जो टॉप पर नजर आ रहे हैं, लोगों के पोर्टफोलियो में भी काफी बार हमें नजर आते हैं। एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड को आप देखें, इसने भी 1 लाख करोड़ से ज्यादा का जो है एयूएम अपने अंडर ये मैनेज करता है। कोटक का फ्लेक्सी कैप है तीसरे नंबर पर, 54,000 करोड़ से ज्यादा का एयूएम मैनेज कर रहा है। आदित्य बिरला सन लाइफ का फ्लेक्सी कैप फंड भी इसी लिस्ट में शामिल है, 25,715 करोड़ के आसपास का एयूएम ये भी फिलहाल अपने अंडर मैनेज करता हुआ आगे बढ़ रहा है। उसके अलावा 5वें नंबर पर यूटीआई फ्लेक्सी कैप फंड 22,000 करोड़ से ज्यादा का एयूएम ये भी अपने अंडर मैनेज कर रहा है। तो ये वो टॉप 5 फंड से एयूएम के आधार पर इतना इनका साइज है। सबसे बड़े फंड इस वक्त देश के नजर आ रहे हैं फ्लेक्सी कैप कैटेगरी में अगर देखें तो। सर, अगर एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप और पराग पारिक फ्लेक्सी कैप को देखें, 1-1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा का एयूएम है। ऐसे दिग्गज फंड्स भी सर नेगेटिव रिटर्न में क्यों चल रहे हैं? देखिए, एक तो हमारे को ये समझना पड़ेगा कि एयूएम साइज और रिटर्न का आपस में ऐसा कोई डायरेक्ट रिलेशन नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि अगर उसका एयूएम साइज बड़ा है तो रिटर्न अच्छा देगा, नंबर 1। नंबर 2, इसका विपरीत भी होता है। जब वो रिटर्न बहुत अच्छा दे रहे होते हैं तो उसमें बहुत ज्यादा पैसा आता है। जब वो पैसा आता है तो वो फंड का साइज बढ़ जाता है। अब ये सिक्के के दोनों पहलू हैं। जब पोर्टफोलियो में रिटर्न अच्छा आएगा, ज्यादा पैसा आएगा, तो उस फंड को मैनेज करने में भी थोड़ी सी असुविधा होगी। मैं एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं आपको। मान लीजिए आप एक 10 टन का ट्रक एक हाईवे पे जा रहा है और उसको अगर मान लीजिए उसका जीपीएस कहता है कि आपको टर्न लेना है, वापस आपका टर्न चेंज हो गया, आगे ट्रैफिक बंद है, तो उसको टर्न लेना कैसा लगेगा। और अगर मान लीजिए उसी की जगह पे एक नॉर्मल एक गाड़ी है, एक कार है जो कि 4 पहिए की गाड़ी है, नॉर्मल गाड़ी है, वो टर्न लेने में कितनी आराम से होगी, तो थोड़ा इफेक्ट आएगा। बट जो 10 टन का ट्रक का काम है वो गाड़ी नहीं कर सकती। इफेक्ट्स आएंगे मगर आपको देखना पड़ेगा इसके अंदर। तो सिर्फ साइज इज नॉट इक्वल टू रिटर्न, ये समझना हमारे को बड़ा जरूरी है। प्लस एक आप चीज मान के चलिए, जो मैंने पहले क्वेश्चन में भी आंसर दिया था कि ये फंड्स जो है ये थोड़ा सा डिफेंसिव स्ट्रेटजी भी लेके चलते हैं। डिफेंस के अंदर इनका इन्वेस्टमेंट उतना नहीं था, इनका इन्वेस्टमेंट आईटी के अंदर था, लार्ज कैप टिल्ट तो था ही था इनका,
फार्मा में इनका काफी एक्सपोजर था, एफएमसीजी में काफी एक्सपोजर था, उसके कारण से भी इफेक्ट आया। इवन पराग पारिक के अंदर इंटरनेशनल इक्विटी था, उसके कारण से भी थोड़ा ड्रैग उसको मिला है। मगर फिर भी ये पोर्टफोलियोज या इन अच्छी स्कीम्स अच्छी हैं, स्कीम्स में कोई बुराई नहीं है, इनको हम 1 साल की रिटर्न के ऊपर अपनी एनालिसिस चेंज ना करें। लॉन्ग टर्म में पोर्टफोलियोज में इनकी अपनी जरूरत है। ठीक है सर। वैसे हमारे दर्शक ये जानना चाह रहे हैं कि फिर 10 टन वाला जो ट्रक है उसमें बैठना ज्यादा बेहतर है उनके लिए, फिर 4 पहिए वाली गाड़ी में बैठे? देखिए, डिपेंड करता है आप जा कहाँ रहे हैं और सामान कितना लेके जा रहे हैं। अगर आप पूरे घर का सामान लेके जा रहे हैं तो आपको फिर 10 टन के ट्रक में ही सामान रखना पड़ेगा, कार में तो आएगा नहीं। बट इम्पोर्टेंट यही है आप कितना सफर कर रहे हैं। बिल्कुल, आपका इनफैक्ट क्वेश्चन से एक और बात निकल के आती है। अगर मान लीजिए आप का जर्नी है दिल्ली से नोएडा, तो आपके पास ऑप्शन है, आप कार पे जा सकती हैं, आप मेट्रो पे भी जा सकते हैं, और आप 2 पहिए पे भी जा सकते हैं, और बस पे भी जा सकते हैं। मगर यही जर्नी आपकी बॉम्बे है तो आपके पास प्रैक्टिकली ऑप्शंस थोड़ी कम बचती हैं, आपको बाय एयर या बाय ट्रेन जाना पड़ेगा। और रिस्क अपनी जगह पे है, बट आपके पास ऑप्शंस वैसे चेंज होंगी। तो गाड़ी लेना है या ट्रक लेना है, इस पे डिपेंड करता है आप कहाँ जाना चाहते हैं। अ गुड पोर्टफोलियो विल हैव अ कॉम्बिनेशन। आप अपने गैराज में सारी चीजें खड़ी कर सकते हैं। म्यूचुअल फंड्स का ये बड़ा फायदा है। चलिए, 1 साल के प्रदर्शन को यहाँ पर ध्यान नहीं रखना चाहिए, ऑब्वियस बात है, लॉन्ग टर्म का नजरिया यहाँ पर लेके चलना चाहिए। लेकिन सर, जैसे कि जिनके फंड्स के AUM कम है, तो क्या उसमें निवेश करना चाहिए? जैसे कि बैंक ऑफ इंडिया हो गए, मैं देख रहा हूँ कि जो टॉप परफॉर्मिंग फंड्स हैं उसमें बैंक ऑफ इंडिया हो गए, क्वांट का फ्लेक्सी कैप फंड हो गया, जिनके AUM 2000 से 6000 करोड़ के आसपास ही हैं और बहुत ज़्यादा शायद पुराने भी नहीं हैं, लेकिन रिटर्न्स अच्छे दे रहे हैं और शायद आगे चल के अच्छी उसमें पोटेंशियल भी दिख सकती है। तो क्या कम AUM उसमें निवेश, उन फ्लेक्सी कैप में निवेश करना सही रहेगा? तो देखिए, एग्जाम्पल को हम दोनों तरीके से पकड़ सकते हैं, बट अगर मैं दोबारा से रिपीट करूं, AUM इज नॉट इक्वल टू रिटर्न, तो वो इसमें भी वो वाली बात आती है। इनफैक्ट AUM का जब आप एक पोर्टफोलियो में अपनी एक स्कीम का चॉइस करते हैं, ऑब्वियसली आप हिस्टोरिकल तो देखेंगे कि हिस्टोरिकली क्या रिटर्न्स रही हैं। वो एक मापदंड है, वो सिर्फ एक मापदंड नहीं हो सकता। इंपॉर्टेंट है, आपको ये भी देखना पड़ेगा अगर आप एनालिसिस कर रहे हैं कि उनके पोर्टफोलियो, उनका जो एसेट मैनेजमेंट कंपनी है, उसको ओवरऑल बाकी स्कीम्स के अंदर भी कैसा उनका योगदान रहा है, वो फंड मैनेजर का अपना ट्रैक रिकॉर्ड क्या है। अगर हो सकता है फंड मैनेजर चेंज हुआ हो AMC में, तो आप उसको भी ध्यान रख सकते हैं। आपको उस फंड के अंदर एनालिसिस में आप यहां तक चेक कर सकते हैं कि कौन से सेक्टर्स में ये फ्यूचर में आज इन्वेस्टेड है एज ऑफ नाउ, वो सेक्टर्स क्या फ्यूचरिस्टिकली देखते हुए अच्छे हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि कई बार हमने देखा है, कई फंड्स के साथ ऐसा होता है, जो टॉप के फंड्स भी हैं, जिनको आप टॉप क्वार्टाइल बेस्ट फंड्स में ये कैटेगरी में बार बार देखते हैं, वो भी बीच बीच में साल 2 साल 3 साल का पीरियड उनके साथ भी आता है जब वो रिटर्न कम दे रहा होता है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो फंड मैनेजर्स खराब हो गए हैं या उनका एबिलिटीज अच्छी नहीं है। इसका मतलब ये है कि उस पर्टिकुलर टाइम पे जिन सेक्टर्स में उनका एक्सपोजर था, वो एक्सपोजर्स अभी वो कैटेगरीज नहीं चली हैं। जैसे एग्जांपल लेते हैं, बैंकिंग की बात करते हैं, बहुत सारे पोर्टफोलियोज में बैंकिंग काफी हैवी है। तो अब अगर आज की तारीख में आप देखेंगे तो बैंकिंग की वैल्यूएशन अपने टोटल, अगर आप इंडस्ट्रीज वाइज देखें तो काफी वैल्यूएशन बड़ी फेयरली या सस्ती आई हुई है। अब जिन जिन पोर्टफोलियोज में वो हैवी है पोर्टफोलियोज में, तो उसने रिटर्न को ड्रैग किया, मगर आज की तारीख में तो वो बहुत अट्रैक्टिव है इन्वेस्टमेंट करने के लिए। एग्जाम्पल का लिए बोल रहा हूँ। तो आप सिर्फ हिस्टोरिक डाटा अगर लेके करेंगे तो आप बार बार फंस जाएंगे। आप 5वीं क्लास वाला काम करेंगे कि पिछले साल या पिछले 2 साल किसने अच्छी रिटर्न दी, उसमें पैसा डालें। इन्वेस्टमेंट वर्ल्ड इतना मुश्किल नहीं है, बट इतना आसान भी नहीं है। तो आपको ये देखना पड़ेगा। और आप एक चीज का और एक छोटा सा एग्जांपल और देता हूँ अभिषेक जी। अगर मान लीजिए आप एक बहुत एक्सपीरियंस डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट ले रहे हैं और वो डॉक्टर सही ट्रीटमेंट दे रहा है, मगर उस एक पर्टिकुलर सीजन में एक पेशेंट को उसका दवाई नहीं सूट कर रही है उस पर्टिकुलर टाइम पे, इसका मतलब ये नहीं है कि इलाज गलत है। वो पर्टिकुलर पेशेंट को उस पर्टिकुलर टाइम पे वो चीज नहीं सूट करी है, बट इलाज ठीक है, डॉक्टर गलत नहीं है। इट्स जस्ट अ मैटर ऑफ टाइम, वो हो जाएगा ठीक। ठीक है सर, एक सवाल मेरा और निकल कर आ रहा है जो सर ने बोला उससे, लेकिन उससे पहले हमारे एक दर्शक है, उनका सवाल ले लेते हैं, फिर मैं अपने सवाल पर आऊंगी। विनय राजपूत जी का सवाल ले लेते हैं। 37 साल उम्र है, पोर्टफोलियो इन्होंने भेजा हुआ है अपना 5,500 रुपए महीने की 4 SIPs कर रहे हैं, 15 साल तक निवेश करेंगे, 13 लाख रुपए जोड़ना चाहते हैं इस पोर्टफोलियो के साथ।
रिव्यू चाह रहे हैं इस पोर्टफोलियो पे, एक बार देख लेते हैं कौन से 4 फंड हैं जिनमें एसआईपी करने हैं। मोतीलाल ओसवाल का एक मिड कैप फंड इनके पास है जिसमें 1,500 की एसआईपी करते हैं। निपॉन इंडिया का लार्ज कैप फंड 1500 की एसआईपी उसमें। बंधन का स्मॉल कैप फंड 1000 की सिप इसमें है। और जीएम फ्लेक्सी कैप फंड इनके पोर्टफोलियो में शामिल है। फ्लेक्सी कैप जिस पर हमारे आज चर्चा भी हो रही है, 1500 रुपए की एसआईपी मंथली उसमें भी करते हैं। सर, विनीत जी का पोर्टफोलियो जो है छोटा सा कॉम्पैक्ट सा पोर्टफोलियो है, 4 फंड है अलग अलग कैटेगरीज के। कैसा लग रहा है आपको 15 साल के हिसाब से, और 13 लाख रुपए जोड़ने का इनका टारगेट है? तो अगर विनय जी का पोर्टफोलियो में इनका होराइजन लॉन्ग टर्म है तो मैं ये बोलूंगा कि एक लार्ज कैप और फ्लेक्सी कैप को ये मर्ज करके इकट्ठा ले लें। लार्ज कैप को चेंज करके मल्टी कैप एक फंड ले लें। दैट विल बी माय ऑप्शन। चाहे निपॉन का ही मल्टी कैप ले लें, वो अच्छा फंड है। दूसरी सलाह मैं ये दूंगा कि जीएम फ्लेक्सी फंड की जगह पे अभी और अच्छे नाम काफी हैं, तो आप और अच्छे नाम को देख लीजिए, वो आप एक दूसरा चेंज कर लीजिए। और तीसरी इंपॉर्टेंट चीज, अगर आप कर सकें, और मेरी उम्मीद है और मेरी मैनिफेस्टेशन भी यही है, और आपको सलाह ये रहेगी कि अमाउंट को बढ़ाते रहें। सबसे बड़ा रिटर्न अमाउंट बढ़ाने से आएगा। इट इज नॉट ओनली द परसेंटेज ऑफ रिटर्न, इट इज आपको कितनी वैल्यू चाहिए। तो 13 लाख की जगह पे 1 करोड़ 30 लाख की बात करेंगे। आप अमाउंट अपना बढ़ाते जाइए एसआईपी के अंदर, और स्कीम्स की चॉइस ये शो को देखते देखते अच्छी बनाते जाइए।